गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र की स्थापना की गई? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र की स्थापना की गई। और इसके बारे में देखें तो असम के गुवाहाटी में लगभग 150 साल पुराने बंगले में ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर की स्थापना की गई। यह बंगला 17वीं शताब्दी में या 17वीं सदी में अहोम शासकों का सैन्य कार्यालय हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? असम के गुवाहाटी में की गई। कहाँ पे किया गया? तो 150 साल एक पुराना बंगला था, वहीं पे इस केंद्र को स्थापित किया गया। और ये जो बंगला था ये 17वीं सदी में अहोम शासकों का क्या हुआ करता था? सैन्य कार्यालय हुआ करता था। चलिए आज बस मैं आपको इसी क्वेश्चन से संबंधित ही प्रश्न आपको दूंगी कि सबसे पहले आप मुझे बताएंगे अहोम विद्रोह, जो कि हम अहोम शासकों की बात कर रहे हैं, तो जो अहोम शासक थे उनका अहोम विद्रोह बहुत ही फेमस है। ठीक है, जो कि आपका प्रश्न बनता है यहाँ से हिस्ट्री में। तो आप मुझे अहोम विद्रोह के बारे में बताएंगे कि ये कब हुआ, इस विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आप मुझे वर्ष बताएंगे, कारण बताएंगे और नेतृत्व किसने किया ये बताएंगे। चूंकि हम असम की बात करें तो असम में अभी हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है, जिसके साथ ही असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और संख्या के मामले में असम जो है तीसरे नंबर का, ठीक है, राज्य हो गया जहाँ पे सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो 2 नए राष्ट्रीय उद्यान जो शामिल किए गए हैं उनका नाम क्या है? चूँकि हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो आप मुझे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताएंगे कि इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ से ये नदी जो है ये इसका उद्गम होता है, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, भारत में किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, और ये गंगा में किस स्थान पे ये मिलती है, किस नाम से फिर जानी जाती है। तो आप मुझे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। बस आज आपका वर्क इतना ही है, ठीक है। बाकी अब हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपको कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं देंगे, आप बस मुझे इतना बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी के 130वें संस्करण की विजेता टीम रही गोकुलम केरल, FC गोवा, मोहनडम स्पोर्टिंग, ठीक है, या फिर मोहनडम स्पोर्टिंग मोहन बागान। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, FC गोवा जो है वो डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी के 130वें संस्करण की विजेता रही है। तो देखते हैं इसके बारे में कि कोलकाता में आयोजित डूरंड कप के 130वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? FC गोवा रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जान लीजिए डूरंड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। आपको ट्रॉफी है ये पता होना चाहिए, जैसे कि नेहरू कप किससे संबंधित है, डूरंड कप किससे संबंधित है। तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। और देखा जाए तो इस बार जो हुआ है वो 130वां संस्करण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। विजेता कौन रहा है? FC गोवा रही है। विजेता रही है तो किसी को हराई होगी, यानी कि कोई उप विजेता टीम भी रही होगी। तो FC गोवा ने फाइनल में मोहनडम स्पोर्टिंग्स को 1-0 से हरा करके अपनी पहली, देखिए पहली, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहली डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। तो ये गोवा जो FC गोवा की ये पहली ट्रॉफी थी डूरंड फुटबॉल ट्रॉफी, जिसको किसने हराया? इसने किसको हराया था? ये मोहम्मडम स्पोर्टिंग्स को हराया। ठीक है, FC गोवा के कोच जुआन फेरांडो फेनेडोप की भारत में यह पहली ट्रॉफी है। तो कोच कौन थे? जुआन फेरांडो थे। और इन्हीं के द्वारा देखा जाए इनके कोच में, यानी कि इनके नेतृत्व में FC गोवा ने पहली बार जो है वो डूरंड कप जीता है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। और ये कहाँ पे हुआ था? 130वां संस्करण जीता है। कहाँ पे? कोलकाता में आयोजित हुआ था। ठीक है फ्रेंड, देखिए हम लोगों ने सितंबर का भी रिवीजन स्टार्ट कर दिया, चूँकि अभी जो हम लोगों ने सितंबर किया कल, तो उसमें फ्रेंड क्या था कि 50% ही मैंने डिस्कस किया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इधर भी काफ़ी व्यस्तता थी मेरी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, आउट ऑफ सिटी थी, और फिर उसके बाद काफ़ी 2 दिन में ट्रेन में बीते, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं अभी 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका जो सितंबर जो है वो पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दूँगी। इससे क्या होगा? कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि जो आपने करंट पढ़ा वो कितना अपने मेमोरी में होल्ड किया है। ये मैटर नहीं करता आप क्या पढ़
मैटर ये करता है कि आप कितना होल्ड कर रहे हो, राइट। होल्ड आप तभी करोगे जब उसको बार बार रिवीजन करोगे। तो हम सितंबर कर लेंगे, जैसे अक्टूबर कंप्लीट होगा अक्टूबर भी हम क्या करेंगे, रिवीजन मोड में डालें। देखिए एग्जाम है, अभी मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी एग्जाम में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर करंट देखा करो, क्योंकि आने वाले भी बहुत सारे भी एग्जाम हैं, वो हमें नहीं भूलना है, इसलिए करंट अपडेट रहा करो, ठीक है। फास्ट मोड में लगा के देख लो, जैसे भी देख लो, करंट को हमेशा देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन अपडेट रहो, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? गरुड़, मैत्री, मित्र शक्ति, इंद्र। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। और इसके बारे में देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जी कि मैत्री भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति किसके किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति, और अभी इस बार जो हुआ है वो 8वां संस्करण हुआ है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना, अंतर संचालन प्रगति और आतंकवाद रोकने तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सर्वोत्तम तरीका साझा करना, ठीक है। तो क्या है कि जो भी दोनों देशों के जो संबंध है उनको घनिष्ठ करना, उनको मजबूत करना, अंतर संचालन प्रगति बढ़ाना, ठीक है, आतंकवाद को रोकना। जो भी देखिए इस क्षेत्र में आतंकवाद संबंधी चुनौतियां, इस क्षेत्र में क्या, ये पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी चुनौती है आतंकवाद जैसी चुनौती, और ये देश कोई अकेला देश जो है आतंकवाद से नहीं निपट सकता। ये एक तरीके से सहयोगात्मक तरीके से ही हम ऐसी इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके। तो इस चीज़ को, आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान, जितने भी अभियान हैं आतंकवाद विरोधी अभियानों को सर्वोत्तम तरीके से साझा करना, ठीक है, यही इसका जो है मेन उद्देश्य है। और देखिए अन्य भी देख लीजिए, देखिए गरुड़ जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, गरुड़ सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मैत्री किसके बीच में होता है फ्रेंड? मैत्री जो होता है वो थाईलैंड के बीच में होता है, थाईलैंड और भारत के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम मैत्री है। गरुड़ जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इंद्र की बात करें फ्रेंड तो इंद्र जो है वो रूस के बीच में होता है, ठीक है, जैसे इंद्र लिखते हो ना, इंद्र, ठीक है, इंद्र, तो क्या हो गया ये? इंडिया रसिया, ठीक है, ऐसे याद करो। इंद्र जो है रूस और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? देखिए जहाँ पहला लग जाए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़ हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पहली चीज़ कुछ हो रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला जो देश है दुनिया का, वो कौन सा है पहला देश? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। देखिए कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है। भारत जो है वो नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इसके बारे में देखें तो भारत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है। भारत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन, कॉमर्शियली प्रोडक्शन, ठीक है। देश में नैनो यूरिया की शुरुआत करने वाले प्रमुख सहकारी संगठन, देखो इफ्को ने ड्रोन के जरिए यूरिया छिड़काव को नैनो यूरिया का छिड़काव करने का सफल परीक्षण किया, ठीक है। ये लिक्विड नैनो यूरिया था और इसका जो है किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा नैनो यूरिया को बनाया गया था? ये इफ्को के द्वारा, जिसका इन्होंने सफल जो परीक्षण किया है छिड़काव के जरिए ड्रोन के जरिए। तरल नैनो यूरिया का उपयोग से किसानों को आर्थिक बचत होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, यूरिया आयात पर जो है हमारी निर्भरता कम होगी, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे निर्भर होते हैं और लगातार सरकार जो है इस चीज़ पे काम करे कि हम आयातक देश न बन के हम बल्कि निर्यातक देश बने। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करें ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी। तो बात करें नैनो यूरिया, दुनिया में पहली बार इफ्को द्वारा गुजरात के कैलोल स्थित नैनो, ठीक है, गुजरात के कैलोल स्थित नैनो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नैनो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? गुजरात के कैलोल में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नैनो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? गुजरात के कैलोल में है। और यहीं पे तरल नैनो यूरिया जो है पहली बार इफ्को के द्वारा जो है इफ्को की पेटेंट तकनीक से विकसित किया गया था, ठीक है। तो तरल नैनो यूरिया किसके द्वारा विकसित किया गया था? इफ्को के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? नैनो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो कि गुजरात के कैलोल में। और फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग यूरिया की बात करें तो आपको अगर पौधों की बात करें, पौधे जो होते हैं, पौधे जो हैं अपने जो पौधे हैं या फसल हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड? ये तो आपको पता ही, पूछता भी प्रश्न साइंस से संबंधित, नाइट्रोजन,
ठीक है। पौधों को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। पौधे नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? यूरिया से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यूरिया से पौधे जो हैं, जो मौजूदा जो खेती में जो यूरिया होता है उसी से हम जो पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में, उसका जो है मात्र 30 से 40% ही क्या होता है, पौधे जो हैं वो अपने काम में ला पाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, 30 से 40% क्या होता है, पौधे अपने काम में ला लेते हैं। तो बाकी का क्या हुआ, जो 50 से 60% बचा वो कहाँ चले गए? तो वो क्या होता है, वो या तो हवा में चले जाते हैं या फिर मिट्टी में जाकर के बेकार हो जाते हैं। देखिए यही अपने आप में चुनौती है इसी चीज़ के लिए जो बेकार, क्योंकि देखो फ्रेंड, जब ये यूरिया हवा में जाते हैं ना, तो हवा में जाने के बाद ये एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस का कारण बनते हैं। ध्यान रखिएगा, यूरिया जो है हवा में जाते हैं तो वो ग्रीन गैस हाउस का देखा जाए तो ग्रीन गैस हाउस का ये कारण बनते हैं। और ग्रीन गैस हाउस की वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। और यही यूरिया जब उसमें जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, तो मिट्टी में जाने के बाद ये क्या करते हैं, मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। मिट्टी अम्लीय हो जाती है, उर्वरता उसकी कम होगी। और साथ ही साथ ये जो भूमि से ये यूरिया मिलकर के पानी को प्रदूषित कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से क्या करेंगे, पानी को दूषित कर देते हैं। ये भी दूषित पानी कितना हानिकारक होता है ये तो आपको पता है। तो विशेषज्ञों ने इस चुनौती को मतलब इस खामियों को, जो यूरिया संबंधी जो खामियाँ हैं, जो चुनौती को ख़त्म करने के लिए नैनो यूरिया को बनाना जो है शुरू किया। और नैनो यूरिया का जो विशेषज्ञ मानते हैं कि नैनो या चूँकि नैनो साइज़ के हिसाब से है, यूरिया का साइज़ ऐसा रहेगा कि नैनो की जो साइज़ है नैनो यूरिया की, वो काफ़ी उसके जो आकार है, जो कण के आकार हैं, वो लगभग क्या माना जा रहा है, 30 नैनोमीटर, ठीक है। 30 नैनोमीटर माना जा रहा है, क्योंकि इसके कण का आकार का जो साइज है इतना सूक्ष्म आकार होने के कारण ये पत्तियों पर जब छिड़का जाता है ना फ्रेंड, तो ये पत्तियां जो है ना, ये पौधे जो होते हैं इनको आसानी से एब्जॉर्व कर लेते हैं। जब आसानी से एब्जॉर्व कर लेंगे तो कुछ बचने जैसा चांसेस नहीं रहेगा कि वो हवा में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, ईजिली उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। तो और साथ ही साथ जिन पौधों को जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, वहाँ ये कण जो है आसानी से पहुँच जाते हैं और एक संतुलित मात्रा से क्या करते हैं, पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। तो ये इस नैनो यूरिया का बहुत बड़ी खासियत है। और इन्हीं सब खामियों को, चूँकि आपको पता है पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैस कितना बड़ा अपने आप में चैलेंज, तो ये छोटे छोटे स्टेप के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी इन सारी चुनौतियों को क्या करेंगे, कम कर सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। फिजियोलॉजी 2021 नोबेल पुरस्कार के विजेता डेविड जूलियस अर्डेम पाटापाउटियन, AB दोनों संयुक्त रूप से, या फिर मारिया कोलेनिकोवा, ठीक है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सी, इसका डेविड भी है और अर्देम भी है। इनके बारे में देखें तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार, ये देखिए अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और अर्देम पाटापाउटियन, ठीक है, इनको संयुक्त रूप से मिला है। किनको? अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डेविड और अर्देम, इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसको मिला है नोबेल पुरस्कार से संबंधित, किस देश के थे और किस खोज के लिए उनको मिला है। तो देखा जाए इन दोनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है, ठीक है। रिसेप्टर्स, अब हमें सबसे मेन रिसेप्टर्स क्या है ये जानना है। तो रिसेप्टर्स वो संवेदी अंग होते हैं जो बाहरी बदलाव के बारे में हमारे शरीर को बताते हैं। संवेदी अंग, सेंसिटिव जो अंग क्या होते हैं फ्रेंड्स, सेंसिटिव बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट हमें बताते हैं ना अक्सर, कुछ भी आपके यहाँ कोई चीज़ बाहरी बदलाव हो रहा है तो तुरंत वो सेंसिटिव हमें मैसेज देते हैं कि देखो कुछ चीज़ चेंज हुई है। तो रिसेप्टर्स वही सेंसिटिव अंग होते हैं। बाहरी बदलाव यानी कि ठंडा, गर्म, लाइट, एकदम इजी वर्ड में समझो, मत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट। जैसे कि रिसेप्टर्स को अगर हम आसानी से समझें तो रिसेप्टर्स जो हमारे शरीर को क्या बताते हैं कि ठंडा गर्म महसूस होने पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। यानी कि जब आपको ठंडा लग रहा है ना तो वो आपके बॉडी मतलब आपकी बॉडी मैसेज जाएगा कि अब आपको ठंडा लग रहा है, अब आपको ऐसे रिएक्ट करना है। जब आपको गर्मी लगेगी तो रिसेप्टर्स आपको बताएंगे कि तुमको गर्मी लग रही है, तुमको ऐसे रिएक्ट करना है। तो यही वो रिसेप्टर्स हैं, जो यही वो संवेदी अंग हैं। और इसी संवेदी अंग के यानी कि रिसेप्टर्स के ही खोज के लिए, रिसेप्टर्स की खोज के लिए ही इन दो वैज्ञानिकों जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक है डेविड और अर्डेम को फिजियोलॉजी या मेडिसिन से संबंधित नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा स्टॉकहोम में कारोलिंस्का संस्थान के द्वारा, ठीक है, कारोलिंस्का संस्थान में एक पैनल के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
कि हाल ही में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा अमृत किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये देखिए, अमृत का दूसरा चरण जो है वो शुरू किया गया है। तो पहला चरण की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2016, 2019, 2020। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी कि 2015 में जो है अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, शहरी कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरणों की 1 अक्टूबर को अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से लॉन्च किया है। ठीक है, अमृत को 2015 में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और इसे औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की भी बात करें, यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन शहरी दिया है ना, तो इसको भी 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी, जिसको गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, और अमृत 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? ठीक है, अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास, ठीक है, सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया, वो कौन सा है? शगुन, वेस्ट टू वेल्थ, सक्षम, श्रम शक्ति। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखें तो भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग को बढ़ाने के लिए वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको वेल्थ में बदलना, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत में कूड़े की समस्या के समाधान के लिए मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सरकार के हितधारकों और स्थानीय नगर निकायों को एक मंच पर लाएगा। ठीक है, किसको किसको ये पोर्टल एक मंच पर लाएगा? जो प्रौद्योगिकी प्रदाताएं हैं, जो सरकार के हितधारक हैं, जो स्थानीय नगर निकाय, उनको एक तरीके से एक मंच पे लाएगा। किस चीज़ के लिए? जो कूड़े हैं, कूड़े की समस्या का समाधान खोजो बैठ करके, और मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो है प्लास्टिक कचरे के समाधान के लिए इन सारे संस्थाओं को एक मंच पे लाएगा। ये मंच पे आएंगे, विचार विमर्श करेंगे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। यह पोर्टल अस्थायी विकास के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था, सामुदायिक साझेदारी को बढ़ावा देगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेना, टर्मिनोलॉजी पूछता है। इस पोर्टल का गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जिनका नाम है विजय राघवन, के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, कब किया गया? वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल का 2 अक्टूबर को किया गया, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। किसके द्वारा किया गया? जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, जिनका नाम है विजय राघवन, के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा जन योजना अधिनियम आरंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, श्रम शक्ति मंत्रालय। जन योजना अधिनियम जो शुरू किया गया है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके बारे में देखें तो केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। ठीक है, किसने किया? केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका नाम है गिरिराज सिंह। इन्होंने देखिए दो चीज़ों का शुभारंभ किया। एक तो आपका जन योजना अभियान 2021, सबकी योजना सबका विकास, और साथ ही साथ वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुरुआत किया। ठीक है, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। इसका देखिए उद्देश्य क्या है? जन योजना अभियान ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति, किसका? जो पंचायत विकास योजना की। इसके बारे में देखें तो इस अभियान के दौरान आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए GPDP, यानी कि ये ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना। जो भी निधि ग्राम पंचायत के लिए आवंटित की जाती है उसका सुनिश्चित उपयोग करना। पंचायत द्वारा स्वयं के स्रोत के राजस्व को संग्रहित करना। उनके जो पंचायतों को भी फ्रेंड कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे मेला कर संग्रह करना, बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिससे वो अपना राजस्व को एकत्रित कर सकती हैं और स्वयं के स्रोत, कुछ ऐसा स्रोत बनाए राजस्व संग्रहित करने का। नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को समाप्त करना। देखिए अभी हाल ही में ना डिजिटल जो विभाजन है वो बड़ा खुल के सामने आया है, खासकर पेंडेमिक में बहुत बड़ी एक खाई है कि एक बहुत तबका जो है वो इस चीज़ से काफ़ी वंचित है, और इसी चीज़ के लिए देखिए सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और अभी हम लोगों ने लगातार पढ़ा भी। ठीक है, पंचायती महिला स्वयं सहायता समूहों को मुख्य धारा में लाना। ठीक है, पंचायत महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनको मुख्य धारा में लाना, यही इसका उद्देश्य है। ये सब मेंस में ना आप जब आंसर लिखते हैं ना, ये सारी पॉइंट तो आप बुलेट पॉइंट मतलब बना लो अपने ना किसी नोट्स पे बना लो कि सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, ग्राम को विकास मतलब गाँव के विकास में किस कौन कौन सी चीज़ें की जा रही है शामिल, ये सब कर सकते हो, आंसर में लिख सकते हो। काफ़ी अच्छा आंसर होगा, वो काफ़ी रिच होगा। अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अभी गुलाब आया था, कहा जाता गुलाब के अवशेषों पे कौन आ गया? शाहीन आ गया। गुलाब का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है, पाक ने रखा था, पाकिस्तान ने। तो बताइए शाहीन ने किसका, जो शाहीन नाम दिया गया है इस उष्णकटिबंधीय तूफान का, किस देश ने दिया? कतर ने, पाकिस्तान ने, भारत ने, यमन ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, कतर के द्वारा शाहीन नाम दिया गया और पाकिस्तान का किसको दिया था? गुलाब। ये सब प्रश्न पूछते हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात तट से दूर पूर्वोत्तर अरब सागर पर निर्मित गहन दबाव, ठीक है, गहन अवदाब डिप्रेशन एक चक्रवर्ती तूफान में परिवर्तित हो गया, इससे चक्रवात शाहीन नाम दिया गया। शाहीन तूफान का नाम कतर देश के द्वारा दिया गया। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर किया था, काफ़ी चक्रवात के बारे में मुझे अच्छा बताया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा और आपको पता भी होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे पनपता है, किन किन मतलब उनके कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होना आवश्यक है। उसी तरीके से शीतोष्णकटिबंधीय की जो है कौन कौन सी दशाएँ होनी चाहिए, कुछ शर्तों के साथ वो पनपते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन होना चाहिए, क्लियर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएमएफ डी, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है जारी किया गया। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट जारी किया है और इसमें बताया क्या गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी पर आधारित ये रिपोर्ट थी इस बार की। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है उसके आधार पे तो क्रिप्टो करेंसी को केंद्र में रख करके इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें बताया गया कि डिजिटल मुद्रा संपत्ति कैसे वित्तीय स्थिरता चुनौती पेश करती। ठीक है, डिजिटल मुद्रा जो संपत्ति है, जो करेंसी है, वो किस तरीके से वित्तीय स्थिरता में एक चुनौती पेश करती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया उसमें इस चुनौती के बारे में जिक्र किया गया है। आईएमएफ के अनुसार तेजी से बढ़ती क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया के लिए एक नया अवसर प्रस्तुत करती है। हालांकि यह डिजिटल मुद्रा संपत्ति कई वित्तीय स्थिरता चुनौतियों को भी पेश करती। भले ही ये जो क्रिप्टो करेंसी का इतना तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से इसकी जो व्यापार जो बढ़ रहा है, बाजार जो बढ़ रही है, इसका क्षेत्र जो बढ़ा है, वो भले ही हमें अवसर प्रदान करता है लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियों को भी ये उत्पन्न करता है। इसके बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी नवाचार भुगतान अन्य वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता, अधिक सुलभ बनाने का एक नया युग शुरू कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए फैक्ट्स ऑफ द डे पे, और हमने आपसे जो पहले प्रश्न में इतने सारे प्रश्न पूछ लिए कि आपको उतना उनका सभी आंसर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो मनाया गया वो मनाया गया 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर से, जो कि मनाया जा रहा है। ठीक है, ये अंतरिक्ष सप्ताह चल रहा है 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 192वीं जयंती के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया लद्दाख के लेह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया कहाँ पे? लद्दाख के लेह में किया गया। कब किया गया था? 192वें जयंती पे, किसके? महात्मा गांधी के जयंती पे। खादी के कपड़े का बना था। ठीक है, ये कितना लंबा था फ्रेंड? ये तिरंगा देखा जाए तो 125 फीट लंबा था। ठीक है, लंबा है, और देखा जाए 150 फीट ये चौड़ा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे इसका वजन देख लीजिएगा, ये करीब जो माना जा रहा है 1000 किलो जो है इसका वज़न है, तो वज़न याद रखिएगा, लगभग 1000 किलो इसका वज़न है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त हुए हैं अमीश मेहता। नेक्स्ट है वन्यजीव सप्ताह
नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है। ये मनाया गया है 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर। थीम क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व कृषि पशु दिवस जो मनाया गया है वो 2 अक्टूबर को मनाया गया। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना है शिव नडार और मल्लिका श्रीनिवासन को। सरकार ने गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। ठीक है, इसमें जो गोबर से जो है दीपक बनाया जाएगा और जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है वो भी गोबर से बनाई जाएगी। काफ़ी इको फ्रेंडली है, क्योंकि जो बाकी की जो हम लोग वो सब मिट्टियाँ जो मूर्तियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जब उसको हम फेंकते हैं फ्रेंड, वो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण जो है प्रदूषित करता है। पर्यावरण को हम लोग नदियों में फेंक देते हैं तो नदियाँ उससे दूषित होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, चूँकि गोबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण में आसानी से घुल खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, कामधेनु दीपावली 2021 अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत जो गोबर से बनेगा दीपक लैंप और आपका गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां। नेक्स्ट है सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 0-3 से हारने का, दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर ने के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक के विजेता रहे भारतीय पुरुष टेबल टेनिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देखें यहाँ से क्या क्या बन रहा है कि सबसे पहली बात, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? कतर के दोहा में किया गया। कांस्य पदक जीता किसने जीता? भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने जीता। सेमीफाइनल में इनको क्या किया? दक्षिण कोरिया ने हरा दिया। ठीक है, फाइनल में पहुंची होगी दक्षिण कोरिया। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? गुजरात के अहमदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया और ये भारत का पहला, जहाँ पहला लग जाए वहाँ एकदम अपनी आंखें खोल लो, कान खोल लो और पहला देख लो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। निवेश पर 9वीं भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक आयोजित की गई। कहाँ की गई? दुबई में की गई। नेक्स्ट है गिनी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं कर्नल मामाडी डोम्बिया। ठीक है, गिनी देश के ये बने हैं कर्नल मामाडी डोम्बिया। खेल विभाग की नई खेल सचिव बनी है सुजाता चतुर्वेदी। खेल विभाग की नई सचिव बनी है खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो, FM रेडियो जो है, सबसे ऊंचे रेडियो, क्या नाम है इस रेडियो का? हम्बरी, ये आपका देखा जाए तो ये हम्बरी गया में हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है कारगिल लद्दाख में, जो कि 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेडियो जिसका नाम है हम्बरी गया। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल आ जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में देख लीजिए, प्रदेश सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर देखिए किसको बनाया? कंगना रनावत को बनाया। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनावत। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, किसको किया? SP अरविंद चतुर्वेदी को राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार से SP अरविंद चतुर्वेदी को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने। प्रदेश में नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी। किस नेशनल पार्क में? दुधवा नेशनल पार्क में। चलिए आप मुझे बताएंगे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, उस जिले के भी बारे में कुछ अगर विशेषता है तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न पूछ लेती हूँ, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में? उत्तर प्रदेश के, क्योंकि इसी नेशनल पार्क में रेल बोर्ड के द्वारा ट्रेन चलाने की, जो पार्क में जो ट्रेन चलाए जाते हैं ना, देखे होंगे कुछ पार्कों में, जू वगैरह में जाइए तो ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो उसकी अनुमति रेलवे बोर्ड ने दे दिया है। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम रेल कॉरिडोर प्रथम चरण में दिल्ली से जुड़ेगा, किससे? मेरठ को जुड़ेगा। ठीक है, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल कॉरिडोर किसको जोड़ रहा है? दिल्ली से मेरठ को जोड़ रहा है। प्रदेश का जिला जहां हाल ही में गुप्त काल के बाद के अवशेष मिले, बदायूं। ठीक है, बदायूं जो है, बदायूं का सूबेदार कौन कौन था फ्रेंड? ठीक है, इल्तुतमिश भी बदायूं का सूबेदार था और यहाँ पे जो है गुप्त काल के बाद का अवशेष जो है वो पाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बदायूं से। ठीक,
तो फ्रेंड इस तरीके से हमने अपने करंट से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उन सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखा 7 अक्टूबर का। और अभी मैं 1 से 2 दिन में आपका जितना भी सितंबर का है वो सारा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करा दूंगी। और न्यूज़ को देखा करो, भले ही एग्जाम हो लेकिन आप 10 मिनट जो है ना न्यूज़ के लिए निकाला करो, उसको फास्ट फूड में देखो, क्योंकि वो आपके लिए आने वाले भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।